हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका सर्वोत्तम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि लक्ष्य बैच स्टार्ट हो चुका है, कई सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, कई सारे फ्री लेक्चर्स मैंने ऐप पे अपलोड करा दिया है, यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा दिया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर में जाइए, ऐप मिलेगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करते ही आपको लक्ष्य बैच मिलेगा। वो सारी चीजें, सारी वीडियो, सारे लेक्चर, सारे पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए, मैंने एक टेस्ट भी बना दिया आपके लिए, तो आप वो टेस्ट जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होता है तब दीजिएगा। अभी बस वो टेस्ट फ्री दिया गया, जो बच्चे चैप्टर पढ़ लिए उनके लिए है। जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं उनमें से कई सारा ऐसा क्वेश्चन है जो यहाँ से बन जाएगा, ठीक है। और अभी जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होगा ना, तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि पिछले कई सालों में कौन कौन सा सवाल पूछा गया है। जैसा कि मैं टॉपिक के साथ डिस्कस कर दिया, लेकिन मैं आपको अभी जब लेक्चर कंप्लीट होगा तो मैं आपको ईयर वाइज बताऊंगा, ये इस साल पूछा गया था, ये इस साल पूछा गया था, ये सारी चीजें। हर लेक्चर से पहले दो लाइन आपके लिए कहना चाहेंगे कि ध्यान से सुनिएगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। कहते हैं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, पर जिंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। गरीबी में नहीं जीना है, एकदम एकदम कहते हैं गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, गरीब मर जाना गुनाह है। अपनी मेहनत को, अपनी कामयाबी को इतने ऊपर तक ले जाइए कि गरीबी नाम की जो चीज़ है वो आपके किस्मत क्या, आपके दैनिक जीवन में भी ना रहे। तो खुद को मजबूत बनाना है, खुद को आगे बढ़ाना है। तो चलिए ध्यान से सुन लीजिए, हमारा लक्ष्य बैच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कहाँ तक पढ़ लिए थे? तो जो हमारा पिछला क्लास हुआ था वो कुछ यहाँ पे आके कंप्लीट हुआ था। जरा एक बार देखें, प्रकाश संश्लेषण के इंट्रोडक्शन पे कंप्लीट हो गया था, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ लिए थे। और प्रकाश संश्लेषण का मैंने बहुत सारा चीज मैंने आपको समझा दिया है। जो बच्चे पुराना लेक्चर नहीं देखे उनके लिए हमारा एक ही कहना है कि पहले जाके पुराना लेक्चर देखो, ठीक है। पहले जाके पुराना लेक्चर देखो, ध्यान से सुनिएगा। पुराना लेक्चर आप जाके देखिए, तब चीजें आपको समझ में और ज्यादा डिटेल में आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक बेसिकली एक टॉपिक है, प्रकाश संश्लेषण ही पढ़ने वाले हैं। तो वो कंप्लीट नहीं हुआ था पिछले लेक्चर में, तो आज हम उसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। पहला टॉपिक आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, ध्यान से सुनिएगा। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, ठीक है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी आवश्यक सामग्री है जिनके बिना प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, और प्रकाश संश्लेषण के लिए इन आवश्यक सामग्री की क्या होती है, जरूरत होती है। जैसे हम कहेंगे अगर चाय बनाना है मुझे, तो चाय बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। पहला भैया कि दूध, और दूध के साथ क्या होगा, मिला हुआ दूध के साथ हम क्या मिलाते हैं, चीनी चायपत्ती। तो दूध चीनी चायपत्ती को एक कंपोनेंट मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमें गैस चाहिए, क्या चाहिए, गैस। तीसरा हमें क्या चाहिए, बर्तन चाहिए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमें चाय बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए, ठीक है। क्या क्या चाहिए, दूध चाहिए, ठीक है, चीनी चायपत्ती चाहिए, चाय पत्ती, नहीं होगा तो बगल वाली भाभी से मांग लेंगे चीनी चायपत्ती, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए गैस, आपको चाहिए गैस, ठीक है। और आपको चाहिए बर्तन। नहीं हम तो सर सीधा सीधा क्या करेंगे, मुंह में दूध डालेंगे, चीनी चायपत्ती डालेंगे, चाय बन के रेडी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चाय बनाने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत होती है। तो जैसे चाय बनाने के लिए इन 4 चीजों की जरूरत होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए भी 4 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 चाहिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ठीक है। C का मतलब कार्बन, 2 का मतलब डाई, O का मतलब ऑक्साइड। दूसरी चीजें है जल एवं खनिज लवण चाहिए। तो दूसरी चीज क्या है, जल और खनिज लवण। दूसरी चीज क्या है, जल और खनिज लवण। तीसरी चीज क्या है भैया जी, तीसरी चीज है हमारे पास, ये है सूर्य प्रकाश, या कुछ तीसरी चीज हम क्लोरोफिल लिख रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज लिख रहे हैं क्लोरोफिल, और चौथी चीज लिख रहे हैं हम सूर्य प्रकाश, ठीक है। चौथी चीज क्या लिख रहे हैं, सूर्य प्रकाश लिख रहे हैं। तो ये 4 चीजें चाहिए किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, CO2, जल और खनिज लवण, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। अब सवाल ये आता है बोर्ड में कि पौधों को इन, है ना, खाद्य पदार्थों की जो आवश्यकता है वो कहाँ से पूरा होता है, या पौधों को CO2 की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो अगर पौधे को CO2 की प्राप्ति कहाँ से होती है, पौधे को जल और खनिज लवण की प्राप्ति कहाँ से होती है, सवाल कई बार बन जाते हैं। तो ठीक है, तो आइए हम पहले CO2 के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दें। CO2 क्या है, गैस है, ठीक है। और ये वायुमंडल में इसकी जो प्रतिशत मात्रा है, ठीक है, इसकी मात्रा कितनी है वायुमंडल में, इसके ऊपर भी सवाल बन चुका है, 0.03%। तो ये सवाल IMP है, ये सवाल पूछा गया सवाल है, तो हम इसके ऊपर लगाएंगे IMP, है ना।
क्यों IMP लगा रहे हैं? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया सवाल है, ध्यान से नोटिस करिएगा, ठीक है। उसके बाद हमने मात्रा की बात की थी, तो हमने आपको यहाँ मात्रा समझा दिया कि पर्यावरण में CO2 की मात्रा कितनी है, 0.03%, 0.03%, ठीक है। आई बात समझ में? अब ये जो पौधे हैं, ठीक है, उनको CO2 की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो वायुमंडल से। कहाँ से? वायुमंडल से। ध्यान से देखिएगा, ये पत्ती है ना, और पत्ती में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। तो पत्ती की जो ऊपरी सतह होती है, जैसे हमारी त्वचा की ऊपरी सतह, उसमें भी छोटे छोटे छिद्र हैं। पत्ती की ऊपरी सतह पे में क्या होता है? अब अंदर वाले सतह की बात नहीं कर रहे, ऊपरी सतह की बात कर रहे हैं। तो पत्ती के ऊपरी सतह पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, और पत्ती के ऊपरी सतह पे जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इन छोटे छोटे छिद्र को हम प्यार से स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा कहते हैं, या फिर हम कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। और रंध्र और स्टोमाटा के द्वारा ही है ना पौधे क्या करते हैं भैया? पौधे क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आदान प्रदान करते हैं। तो सभी हरे पेड़ पौधे जो भी हैं वो गैसों का आदान प्रदान किसकी मदद से करते हैं? रंध्र की वजह से या स्टोमाटा की वजह से। अब ध्यान से सुनिए, ये जो CO2 है वो कहां से मिलेगा? अगर आप रंध्र में देखेंगे तो CO2 आता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान, और ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। अब कई सारे बच्चे यहीं आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है शोषण की प्रक्रिया में, क्या होता है प्रकाश संश्लेषण में, क्या होता है दिन में, क्या होता है रात में। तो एक बार ध्यान से इन सारे मैकेनिज्म को समझ लीजिए ताकि आपको कोई कष्ट ना हो, ठीक है। बहुत लोगों को ये कष्ट है। हम क्या कर सकते हैं? इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ध्यान से देखिए, ठीक है। यहां से देखिए, हम यहां से आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं आपको कि जैसे कि शोषण की प्रक्रिया में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, और जब ये प्रक्रिया दोनों एक साथ होती है तब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम दोनों प्रक्रिया को अलग अलग समझें तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं शोषण की प्रक्रिया में हर जीव, चाहे वो पौधा हो चाहे आप हो, हर जीव ऑक्सीजन लेता है और CO2 बाहर मुक्त कर देता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है तो पौधे को CO2 की आवश्यकता होती है, क्योंकि CO2 से वो खाना बनाता है, और CO2 की आवश्यकता होती है और ऑक्सीजन गैस क्या कर देता है? वो रिलीज कर देता है। लेकिन जब ये दोनों प्रोसेस साथ में होते हैं, आपको मैंने बता दिया कि पौधे में ये दोनों प्रक्रिया दिन में साथ में होती है, रात में नहीं होती है। रात का फंडा क्लियर है। रात में क्या होगा कि पौधे क्या होंगे? प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, तो रात की कहानी क्लियर है। रात में क्या होगा कि वो एकदम ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ देगा, तो रात की यही कहानी है। इसलिए कहा जाता है कि पौधे को रात के समय पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेते हैं, आप भी ऑक्सीजन लेंगे, वहां ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपके फेफड़े में शुद्ध वायु प्रवेश नहीं करेगा। तो आइए जरा देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में। तो पहले आप प्रकाश संश्लेषण को समझ लीजिए, ठीक है, या पहले आप शोषण को समझना चाहते हैं तो शोषण को समझ लीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण लिख रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और इधर क्या लिख रहा हूं? शोषण लिख रहा हूं, ठीक है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अक्सर बच्चों में ये डाउट होता है, ठीक है, और जवाब भी नहीं दे पाते। अब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या होता है, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में CO2 और पानी की मदद से जितने भी प्लांट होते हैं वो ग्लूकोज बनाते हैं, C6H12O6, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। तो हमने कहा इसमें ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, पहली बात, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है? शोषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन होता है, और ग्लूकोज के विखंडन के फलस्वरूप, ठीक है, CO2 बनता है, H2O बनता है, और क्या बनता है ना, ऊर्जा बनता है। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, प्रकाश संश्लेषण जब प्रकाश मिलेगा तब होगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये जो CO2 है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो CO2 है ये शोषण की प्रक्रिया, तो देखिए शोषण ऐसी प्रक्रिया है जिनके बिना पौधे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो श्वास लेने की जो प्रक्रिया है या ऊर्जा निर्माण की जो प्रक्रिया है वो रुक नहीं सकती है, तो पौधे में क्या हुआ? CO2 बना, ठीक है। अब ये CO2 क्या है कि बाहर जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज की अगर आपको जरूरत है और आपके घर में है, तो क्या आप बाहर से लेने जाओगे या आपके घर वाले पहले बाहर भेजेंगे फिर वो वापस लाओगे? ऐसा तो नहीं है, ठीक है। आप क्या करोगे? जैसे देखिए शोषण की प्रक्रिया हुई, CO2 गैस मुक्त हुआ। अब इस CO2 की जरूरत है पौधे को, तो क्या ये CO2 को बाहर जाने देगा? नहीं, बाहर जाने नहीं देगा। तो ये जो CO2 है ये एज इट इज यहां इस्तेमाल हो गया, पहली बात क्लियर है ना। शोषण की प्रक्रिया में जो CO2 बना वो कहां इस्तेमाल हो गया? प्रकाश संश्लेषण में। ये पौधे के अंदर की बात है, पौधे की कोशिका में ये सारी चीजें हो रही है। तो यहां से CO2 को क्या किया गया? इस्तेमाल लिया गया, ठीक है। और इतना ही CO2 से काम नहीं चलेगा, बाहर में जो CO2 है उसको भी क्या किया गया? अब वायुमंडल से भी क्या लिया गया? CO2, ठीक है ना, वायुमंडल से भी CO2 लिया गया। तो शोषण की प्रक्रिया में जो CO2 निर्मित हुआ था वो बाहर मुक्त ना होकर वो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में आ रहा है, ठीक है। या और वायुमंडल से भी CO2 कहां उपयोग में आ रहा है? प्रकाश संश्लेषण में उपयोग में आ रहा है। पहली बात क्लियर है? जरा ये बता दीजिए, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस सर, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है।
दूसरी बात क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात क्या हुआ, अब यहां से क्या गया, कौन सी गैस मुक्त हुई, ऑक्सीजन गैस मुक्त हुई। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है, ध्यान से सुनिए, पौधे को ऑक्सीजन की जरूरत है, किस लिए, शोषण के लिए, ऊर्जा के निर्माण के लिए, ग्लूकोज के विखंडन के लिए। तो ये जो शोषण पौधे की कोशिका के अंदर बना है, तो जितना उपयोग में आएगा उतना उपयोग कर लेगा, जितना उपयोग में आएगा उतना उपयोग कर लेगा, और बाकी बचे को फिर से वायुमंडल में क्या कर देगा, मुक्त कर देगा, बाकी बचे को वायुमंडल में क्या कर देगा, मुक्त कर देगा। तो हमें ऐसा लगता है दिन के समय में, ध्यान से सुनिए, हमें ऐसा लगता है कि पौधे ने CO2 बाहर से लिया और ऑक्सीजन छोड़, ये बाहर की बात है। अंदर क्या हुआ कि शोषण की प्रक्रिया में CO2 बना, वो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो गया, और प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बना वो शोषण की प्रक्रिया में उपयोग हो गया। और साथ ही साथ ऑक्सीजन अगर अधिक मात्रा में बन रहा है, तो अधिक मात्रा में ऑक्सीजन बन रहा था तो उसको बाहर क्या कर दिया गया, रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा मुक्त कर दिया गया। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। इसलिए कहते हैं जो प्रकाश संश्लेषण है वो तो दिन में होती है, और शोषण की प्रक्रिया हमेशा होती रहती है, दिन रात हमेशा, ठीक है। और शोषण की प्रक्रिया में हमेशा किसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस ली जाती है ग्लूकोज के विखंडन के लिए। तो इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है भैया जी, आप ध्यान से सुन लीजिए, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, इसमें एकदम सिंपल सी बात है। इतनी बातें क्लियर है क्या, बहुत अच्छे, ठीक है। तो गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा हो रहा था। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि CO2 लिया, ऑक्सीजन लिया, क्या लिया नहीं लिया, सब आपको पता है, ठीक है। ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पौधे शोषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, आपसे पूछे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, CO2, बात खत्म। आप पलटिएगा मत, दिन में कौन सी गैस लेते हैं शोषण की प्रक्रिया में, ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है। बस वही है कि वायुमंडल से ना लेकर, है ना, अपने ही कोशिका से ले लिया करता है। चलिए, इतनी बातें अगर आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है। जरा एक चीज और समझ लीजिए, कई बार यहां से क्या क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनना। रंध्र या स्टोमाटा क्या होता है, सबसे पहले पत्ती में अगर तुम देखोगे तो पत्ती में कुछ किडनी के शेप का कुछ कोशिका होता है, ठीक है। और ये जो किडनी शेप कोशिका है, इस किडनी शेप कोशिका को हम कहते हैं रक्षक कोशिका। क्या कहते हैं, रक्षक कोशिका, ठीक है। इस किडनी शेप कोशिका को हम कहते हैं रक्षक कोशिका, या फिर हम इसको कहते हैं गार्ड सेल, ठीक है, गार्ड सेल। तो पूरा का पूरा आप अगर आप देखेंगे इस तरीके से, इसके बाहर भी कुछ कोशिकाएं होती है, लेकिन उतना अपने को करना नहीं, चाहे तो पूरा डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज देखिए ध्यान से, ये जो गार्ड सेल है इसके बीच में एक छेद है, ये जो गार्ड सेल इसके बीच में क्या है, एक छिद्र है। इसी छिद्र को रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं, रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। अब इस गार्ड सेल का काम क्या, ध्यान से सुनिए। जब इस गार्ड सेल में पानी भरा होगा, ठीक है, तो अगर पानी भरा होगा तो पानी क्या करता है, प्रेशर लगाता है। तो कोशिका भित्ति पे क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर लगाएगा तो स्टोमाटा ऐसी हो जाएगी प्रेशर की वजह से, ठीक है। और जैसे पानी के फॉर्म, पानी वेपर के फॉर्म में निकल गया तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, और फिर ये स्टोमाटा बंद हो जाएगा। तो गार्ड सेल नियंत्रित करता है स्टोमाटा के खुलने और बंद होने के, खुलने और बंद होने के, खुलने और बंद होने के, खुलने और बंद होने के। तो गार्ड सेल क्या करता है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने के, ठीक है, या रंध्र के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो रंध्र के, है ना, खुलने एवं बंद होने की क्रिया को बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन नियंत्रित करता है, तो कहेंगे गार्ड सेल। तो अब मान लीजिए गेट खोला बंद किया, खोला बंद किया, तो उसको गार्ड कह देते हैं, बिल्कुल यहाँ चीज है ना। ये पोर खोला बंद किया, बंद किया, खोला खोला बंद किया, तो भैया इसलिए इसको क्या कह देते हैं, गार्ड सेल कह देते हैं। तो गार्ड सेल का एक ही काम है जो मैंने आपको बताया है। यहाँ आपको याद रखना है कि ये रंध्र को क्या कहते हैं, खुलने और स्टोमाटा को खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है, ठीक है। इट कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो आपको ये चीजें यहाँ याद रखनी पड़ेगी। अगर यहाँ से प्रेशर रिलीज हो गया ना, तो स्टोमाटा कुछ ऐसा होता है, ठीक है। आपको इसमें किसी भी प्रकार का छिद्र नहीं दिखेगा, ये क्लोज्ड स्टोमाटा है। ये खुला है भाई, खुला है, ठीक है। रंध्र क्या खुला हुआ है, ठीक है। और ये बंद स्टोमाटा है, ये बंद रंध्र है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये भी चीज क्या करना है, याद रखना है। और रक्षक कोशिका कैसी होती है, किडनी शेप की कोशिका होती है, बीन शेप की कोशिका होती है, सेम के बीज का आकार का होता है। ये कोशिका कैसी होती है, सेम के बीज के आकार का, या तो सेम के बीज के आकार का कह दीजिए, ठीक है, या तो आप किडनी शेप कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। वृक्क के आकार का होता है। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। और इसी से क्या होगा, ऑक्सीजन, भैया देखो ध्यान से, इसी से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, इसी से क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, इसी के द्वारा, इसी से प्रकाश संश्लेषण के दौरान यहां से आया CO2, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां से आया CO2, है ना, और यहां से निकला ऑक्सीजन। ये कब होगा, जब प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तब होगा, प्रकाश संश्लेषण में होगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में होगा, ठीक है। और यही चीज मैं आपको अगले एग्जांपल में बताऊं, ठीक है, यही चीज मैं आपको अगले एग्जांपल में बताऊं, ठीक है। ध्यान से, ये आपका गार्ड सेल है, ठीक है,
ये आपका गार्ड सेल है, ये खुला हुआ गार्ड सेल है भाई, देखो यहाँ ये क्या कहते हैं ओपन स्टोमाटा है, तो ये गार्ड सेल है, यहाँ से स्टोमाटा क्या खुली हुई दिखाई गई है। अब हम शोषण की बात करते हैं, तो शोषण में क्या होता है ध्यान से देखना, ठीक है। शोषण की बात करते हैं, शोषण में क्या होता है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। शोषण में क्या होता है भैया, शोषण में क्या होता है भैया देख लो, ठीक है। शोषण में क्या होता है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन आया, ठीक है, और यहाँ से CO2 बाहर निकल गया। ये प्रक्रिया किसमें होगी, जब हम शोषण की बात करेंगे तब, शोषण की बात करेंगे तब। अब किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली मैं कहूंगा स्टोमाटा का काम क्या है ना, स्टोमाटा का काम क्या है, गैसों का आदान प्रदान करना। तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, स्टोमाटा करता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है, स्टोमाटा करता है। इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई, है ना, इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। अब बता दो स्टोमाटा से ऊपर कोई सवाल बनेगा तो बना लोगे ना, क्या क्या सवाल बनता है ध्यान से सुनिए। पहली बात, गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा। दूसरा है ना, स्टोमाटा का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रक्षक कोशिका के द्वारा। तीसरा कि भैया प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कहिएगा ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। क्लियर है। शोषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस का इस्तेमाल होता है ना, ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है। चलिए CO2 मुक्त होती है। अब दूसरा पॉइंट है भैया जल और खनिज लवण, ठीक है, जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण, ठीक है। अब अगर हम जल और खनिज लवण की बात करें तो खनिज लवण में जैसे मैग्नीशियम है, ठीक है, या फिर फास्फोरस है, या फिर सोडियम है, ठीक है। तो किसी भी तरह का जो खनिज लवण होता है वो जल में मिला होता है, ठीक है, तो जल में घुला होता है। जैसे मान लीजिए इमेजिनेशन के लिए हम क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें चीनी मिला देते हैं, तो पता चलता है क्या चीनी उसमें घुला हुआ है, नहीं पता चलता है, लेकिन अल्टीमेटली हम समझ रहे हैं ना कि चीनी उसमें घुला हुआ है। तो बिल्कुल वही बात है, खनिज लवण जल में घुला हुआ होता है, अपने को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। तो खनिज लवण जो है, पहली बात, खनिज लवण जल में घुला होता है ना, जल में आयन के रूप में पाया जाता है या घुला होता है आयन के रूप में। तो पहली बात आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो खनिज लवण है जल में किस रूप में पाया जाता है, तो कहेंगे आयन के रूप में पाया जाता है और जल में घुला होता है। तो जैसे किसी शादी में दूल्हा जाता है ना, बताइएगा दूल्हा जाता है तो बाराती भी साथ में जाएगा। अगर ये जल है तो जल में घुला हुआ वो, ठीक है, साथ है दोनों, तो भाई जल जाएगा तो क्या खनिज लवण को भी ले जाएगा। जैसे दूल्हा जाएगा तो बारातियों ले जाएगा, उसी प्रकार से जल जाएगा तो खनिज लवण भी लेकर जाएगा, ठीक है। अब जरा देखना, ये पौधा है ना, दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा क्योंकि हमने बनाया है, ठीक है, हमने बनाया है, ध्यान से देखिए, है ना, हमने बनाया है, हम ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं है, आप भी बना सकते हो, लेकिन खूबसूरत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए। चलिए आगे, ये हमने बनाया जड़, ये क्या बना है, जड़, चुड़ैल के बाल नहीं है, जड़ है ये, ठीक है, ऊपर में तना है, ठीक है। अब जरा देखना, ये मिट्टी है, मिट्टी है, ये हमने बनाया मिट्टी, ऐसी मिट्टी होती नहीं लेकिन बनाया मैंने अपने हिसाब से, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है कि भाई इस तरीके से जल के कण है, ठीक है, या फिर ठीक है जल के कण है, ये जल के कण है, ठीक है। तो इस मिट्टी में क्या होगा, जल इस तरीके से फंसा होता है, तो मिट्टी में जल, मिट्टी क्या करती है, जल को अवशोषित करके रखती है। ध्यान से सुनिएगा, मिट्टी क्या करती है, जल को, जैसे तो मिट्टी में पानी डालते हो ना पौधा में, तो क्या होता है, जल क्या, मिट्टी क्या करती है, जल को अवशोषित कर लेती है, ठीक है। अब जड़ में क्या होता है, मूल रोम होता है, इसको हम कहते हैं मूल रोम, ठीक है। जड़ में क्या होता है, मूल रोम होता है, ठीक है। तो ये जड़ में हो गया मूल रोम। तो मूल रोम क्या करेगा, ध्यान से सुनिए, मूल रोम क्या करता है, ध्यान से सुनिए, यहाँ देखो मिट्टी है, मिट्टी में क्या है, जल है, तो जल की मात्रा मिट्टी में क्या होती है, ज्यादा, ठीक है, जल की मात्रा मिट्टी में क्या होती है, ज्यादा, और मूल रोम की कोशिकाओं में जल की मात्रा होती है कम। तो जल क्या होता है, अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर स्थानांतरित कर जाती है, ठीक है। तो जल क्या होगा, जल चला जाएगा मूल रोम में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जल कहाँ चला गया, मूल रोम में। मूल रोम से कहाँ चला जाता है, ठीक है, मूल रोम से जाएगा जाइलम में, कहाँ जाएगा, जाइलम में, ठीक है। डायग्राम में नहीं मेंशन है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, जब आप भारतीय भवन का डायग्राम देखिएगा तो भारतीय भवन के डायग्राम में क्लियरली दिखाया गया है मूल रोम से कहाँ चला जाएगा, जाइलम में, ठीक है। और जाइलम से कहाँ चला जाता है, जाइलम से चला जाएगा, अब ये देखिए, ये जो डायग्राम आपको कहाँ दिखेगा, चैप्टर नंबर 3 में दिखेगा, ठीक है। तो अभी तो केवल हम मोटे तौर पे बात कर रहे हैं, लेकिन आगे जब चैप्टर आएगा तो आपको प्रॉपर डायग्राम दिखाएंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे, अभी पहले याद कर लीजिए इसे, ठीक है। तो जल से जाएगा मूल रोम में, मूल रोम से गया जाइलम में, और जाइलम से कहाँ जाएगा, पत्ती में, ठीक है। तो एक सवाल यहाँ ये भी बन रहा था कि जाइलम क्या करती है, जल और खनिज लवण का परिवहन करने में मदद करती है, जौ से जल, जौ से जाइलम, ठीक है। तो पत्ती तक कैसे पहुंचा, मूल रोम की सहायता से। जिन लोगों को मूल रोम इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो मूल रोम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये जो कोशिका झिल्ली इस तरीके से एक्सटेंड हो जाती है और ये बन गया मूल रोम, ठीक है। और अगल बगल क्या है, ये मिट्टी है, और मिट्टी में क्या होते हैं, अभी अभी बताया था मैंने, मिट्टी है, मिट्टी में क्या है, जल इस तरीके से
अवशोषित है। अब जरा देखना होगा क्या, होगा क्या, होगा क्या, यहाँ जल की मात्रा अधिक है, यहाँ जल की मात्रा क्या अधिक है, यहाँ जल की मात्रा कम है, तो यहाँ से जल अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ स्थानांतरित हो जाएगा। इस प्रक्रिया को हम कहेंगे परासरण। क्या कहेंगे? परासरण। ध्यान से सुनिएगा, अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाता है उसको परासरण कहते हैं। अंग्रेजी में से ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है, या पूछा गया है, पूछा जा नहीं सकता, पूछा गया है कि पौधों में जल का जो परिवहन होता है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो कहिएगा परासरण। तो जहां जहां जल का परिवहन होता है और जल के परिवहन को ही क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, परासरण का मतलब क्या होता है? जल का परिवहन। तो जल का जहां परिवहन होगा उसी को क्या कह देंगे? परासरण कह देंगे। और परासरण किसके द्वारा होता है? मूल रोम के द्वारा होता है। तो ये क्या है? मूल रोम है, और मूल रोम की सहायता से ही पौधे क्या करते हैं? जल और खनिज लवण की प्राप्ति करते हैं। इतनी बातें क्लियर है। तो पहली बात क्या है कि पौधे को जल और खनिज लवण की प्राप्ति किसकी सहायता से होता है? मूल रोम की सहायता से होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो परासरण प्रक्रिया के द्वारा होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे, ये भी बात क्लियर हो गया। तो फिर हम आगे की बात करते हैं। तीसरा बात है क्लोरोफिल के ऊपर। तो क्लोरोफिल के ऊपर तो कई सारी चर्चा हो गई है, कई सारी बातें हो गई है। इसको हम पर्णहरित कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिए, पौधे को जो क्लोरोफिल है, ठीक है, पौधे को जो क्लोरोफिल है वो पौधे के हरे भाग, जितने भी हरे भाग हैं उन सब में क्लोरोफिल पाई जाती है। ठीक है, तो पौधे के अंदर जो क्लोरोफिल है मुख्यतः कहाँ से मिलती है? पत्ती से। ठीक है, पत्ती में पाई जाती है क्लोरोफिल। ठीक है, और खाना कहाँ बनता है? पत्ती में। पत्ती में कहाँ बनता है? हरित लवक में। ठीक है, हरित लवक में, है ना। और हरित लवक में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। तो पहली बात आपको ये याद रखना है, ध्यान से सुनिए, कि पत्ती में हरित लवक होता है और हरित लवक में क्या होता है? क्लोरोफिल। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि हरित लवक में एक, है ना, हरे रंग का रंजक होता है। हरे रंग का क्या होता है? रंजक। तो हरे रंग के रंजक को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। या फिर इसी को पर्णहरित कहते हैं। ठीक है, जो टेस्ट बनाया उसमें ये सवाल पूछा भी गया था, हम नहीं बनाया टेस्ट, अब जाके देखिएगा, फ्री टेस्ट है वो, जाके दे सकते हैं। ठीक है, तो पर्णहरित की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये सीख लिया है कि भैया क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा? हरित लवक में। ठीक है, हरित लवक में एक हरे रंग का रंजक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल या पर्णहरित। ये क्लोरोफिल क्या करता है? ध्यान से सुनिए, ये क्लोरोफिल सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, पहला काम। ठीक है, क्लोरोफिल का पहला काम। अगर हम कार्य की बात करें, क्लोरोफिल के कार्य की बात करें, तो पहला काम क्या होगा कि यह सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। कौन सी ऊर्जा को? सौर ऊर्जा को। सूरज चाचू को अवशोषित करता है। ठीक है, सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। एक बात क्लियर हुआ, है ना, एक बात क्लियर हुआ। दूसरी बात अगर मैं बात करूं, ठीक है, दूसरी बात, एक तो ये सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, और दूसरा ये, है ना, दूसरा ये पौधे के भागों को हरा रंग प्रदान करता है। तो ये रंग प्रदान करता है ना, जैसे पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है, रंग प्रदान करता है। तो रंग प्रदान करना इसका काम है पौधे के अलग अलग भागों को। पत्ती का रंग हरा होता है किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। ये भी सवाल बन चुका है और ये भी सवाल पूछा जा चुका है। इतनी बातें क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी। अगर क्लोरोफिल की बात हो गई है तो चौथी जो चीज है उसका नाम है सूर्य प्रकाश। ठीक है, सूरज चाचा। ठीक है, तो पौधे को जो सूर्य प्रकाश की प्राप्ति होती है वो दिन में होती है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? दिन में। प्रकाश संश्लेषण क्या होगा? दिन में। क्यों प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा? क्योंकि पौधे को सूर्य प्रकाश की प्राप्ति क्या होती है? दिन में होती है, पहली बात। साथ ही साथ पौधे क्या करते हैं, ध्यान से सुनिए, जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं वो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें कर देते हैं? रासायनिक ऊर्जा में कर देते हैं। इसलिए प्रकाश संश्लेषण का एक और डेफिनेशन है कि वैसी अभिक्रिया या वैसी जैविक प्रक्रिया, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में कहते हैं कि वैसी जैविक प्रक्रिया, जैविक प्रक्रिया, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण, सौर ऊर्जा का रूपांतरण, सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है ना, रासायनिक ऊर्जा में होता है। तो सौर ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होगा? रासायनिक ऊर्जा में होगा। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वैसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। ये वाली बात क्लियर है? पहली बात, अगर ये समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। जैसे देखिए, ये जो सौर ऊर्जा है वो रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है जिसमें 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, 6 कार्बन के परमाणु होते हैं, और जब ये बॉन्ड टूटता है कार्बन कार्बन के बीच में, कौन तोड़ता है? कौन तोड़ता है? आपको पता है, अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम होते हैं वो कार्बन कार्बन के बीच का बंधन तोड़ेंगे, और यहां से क्या रिलीज होती है? ऊर्जा रिलीज होती है। यहां से क्या रिलीज होती है? ऊर्जा। और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम क्या है? एटीपी।
एटीपी। और ये एटीपी का जो निर्माण है हम श्वसन की प्रक्रिया में देखेंगे, अभी हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारा जुड़ा हुआ पाठ नहीं है। हम बस ये बोलेंगे कि सौर ऊर्जा रूपांतरण किसमें, और रासायनिक ऊर्जा में, और रासायनिक ऊर्जा से क्या करते हैं हम एटीपी बनाते हैं यानी जैव ऊर्जा बनाते हैं। और एटीपी का जो पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी पूछा गया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये भी सवाल आपको क्या करना है, याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर है बात। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। ये भी सवाल आईएमपी है, यहां से भी सवाल पूछा गया है, यहां से भी सवाल पूछा गया है। ठीक है, यहां से भी सवाल पूछा गया है। और जो मोबाइल वाला टेस्ट हमने बनाया उसमें भी ये सवाल पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण कब होती है, दिन में होती है कि रात में होती है, सुबह में होती है कि शाम में होती है, बता दीजिएगा। ठीक है, कुछ पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक है ना किस रंग में होता है। आप जानते हैं प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, मैंने आपको फिजिक्स में पढ़ाया था। ठीक है, सॉरी अभी क्लास फिजिक्स का स्टार्ट नहीं हुआ, तो होगा तो बता देंगे। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो है ना, ध्यान से सुनिए, 7 रंगों से बना होता है, जिसको बोलते हैं विवग्योर, VIBGYOR। ठीक है, इसमें से देखो भैया, ये वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। ठीक है, तो ये जो ब्लू और लाल, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, है ना, लाल रंग का जो किरण होता है ना, लाल रंग, तो लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ज्यादा। ये भी भैया, ये भी सवाल पूछा जा चुका है। तो प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में क्या होता है, ज्यादा, पहली बात। ठीक है, और ब्लू रंग में भी होता है ज्यादा, तो लेकिन लाल रंग के बारे में ही पूछा था कि लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। ठीक है, बैगनी, जामुनी, है ना, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये 7 रंगों से। उसको याद करने का तरीका भी हिंदी में भी है, पैजानी, पैजानी हरा पीना ला, पैजानी हरा पीना ला, है ना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में भी याद रख सकते हैं। 7 रंगों से मिलकर बना होता है। लाल रंग में प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब अगर ये सारी बात क्लियर है तो प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड वो सारी बातें कंप्लीट हो चुकी है, जितनी बात मैंने आपको बता रखी है। ठीक है, तो हम आज क्या कर रहे हैं, बेसिकली चीजों को, चलिए चीजों को ये समझ रहे हैं या चीजों को ये एक्सप्लेन किया जा रहा है। थोड़ा मैं समय देख रहा था, ठीक है, समय तो बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट मैं आपको, मैंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में पूरी चीजें पढ़ा रखी है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, अगले क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगले क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिए, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग ये करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये होगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। तीसरा एक्सपेरिमेंट ये होगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक है। ठीक है, ये जो है ना 2020 वगैरह में या उससे पहले कई बार ये पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो एक चीज क्लियरली समझ लीजिए, ये जो भी चीज पूछा गया है 5 नंबर में पूछा जाता है, कैसे लिखना है मैंने ये पूरा लिख दिया चरण वाइज, एक बार देख लीजिएगा। और तो जब भी आपको मैं बताऊंगा ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है, इस तरीके से, है ना, तो सब चीज का लिखा हुआ है डिटेल, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण का एक्सपेरिमेंट कैसे लिखेंगे, पहली बात। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश आवश्यक है, उसको एक्सपेरिमेंट प्रयोग द्वारा बताना पड़ता है, ये सारी चीजें मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा। अगले क्लास का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो प्रकाश संश्लेषण का एक्सपेरिमेंट रहेगा, पहला। दूसरा, अमीबा में पोषण कैसे होता है यह रहेगा, और तीसरा रहेगा क्या कहते हैं उसको, है ना, पैरामीशियम में पोषण की विधि। देखिए, अमीबा और पैरामीशियम में पोषण की विधि समान होती है, वो हम अगले एपिसोड में एक्सप्लेन कर देंगे। और बाकी का जो है एक टॉपिक और बचेगा, जंतुओं में पोषण, वो थोड़ा क्या है भैया, लॉजिकल है, वो हर चीज आपको समझ में आएगा कब, जब आप बेसिक लेक्चर कर चुके हैं तब। ठीक है, तो जो भी बच्चा अपना लेक्चर कंप्लीट नहीं किया तो पहले वो कंप्लीट करिए और मन लगाकर पढ़िए। सर्वोत्तम आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, तो आप एकदम सर्वोत्तम के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। आपकी तैयारी एकदम जोरों शोरों से होगी और शानदार और अनोखे अंदाज में होगी। हर वो चीज आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप सपोर्टिंग, लगातार बने रहिए, सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, सेशन को लोगों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। सबका भला कहते हैं, कर भला तो हो भला, तो होगा आपका भला, बिल्कुल होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।